टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेलुलर डेथ. ठीक है, सेलुलर डेथ में नो दिस थिंग कि ये दो टाइप्स की होती है, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस. एपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, जबकि नेक्रोसिस सडन है. और जो भी अगर सेल डेथ का पैटर्न है वाया ये एपोप्टोसिस से हो रही है या फिर नेक्रोसिस से, लेकिन उसमें लॉस ऑफ न्यूक्लियस ज़रूर होगा. ठीक है, लॉस ऑफ न्यूक्लियस आपका 3 तरीक़ों से हो सकता है. या तो न्यूक्लियर कंडेंसेशन होगी जिसको हम काइनोसिस का नाम देते हैं, या तो आपके पास न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होगी जिसको हम कैरियोरेक्सिस का नाम देते हैं. ठीक है, या फिर हमारे पास होगी डिसोल्यूशन. ठीक है, न्यूक्लियस की डिसोल्यूशन को हम कैरियोलाइसिस का नाम देते हैं. सो होना लॉस ऑफ न्यूक्लियस ही है, लेकिन वो 3 तरीके से हो सकता है. न्यूक्लियस कंडेंसेशन से काइनोसिस, फ्रेगमेंटेशन से कैरियोरेक्सिस, या फिर डिसोल्यूशन कैरियोलाइसिस. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं. सेलुलर डेथ में वी हैव एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस. ठीक है, तो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है, फिर हम आ जाएंगे नेक्रोसिस की टाइप्स के ऊपर. ओके, सो जो नेक्रोसिस होती है वो हमारे पास क्या होती है, सडन सेल डेथ है. ठीक है, जबकि एपोप्टोसिस जो है ये प्रोग्राम्ड है. ठीक, नेक्रोसिस इज़ फॉलोड बाय इन्फ्लेमेशन. ठीक है, जब भी नेक्रोसिस होगी किसी टिश्यू इंजरी के रिजल्ट में सेलुलर डेथ होगी तो इन्फ्लेमेशन भी साथ होगी, जबकि एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन नहीं होती. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है. इसके अलावा जो है नेक्रोसिस हमेशा किसी पैथोलॉजी के रिज़ल्ट में ही होगी. ठीक है, कि कोई डिज़ीज़ है, कोई इशू है, उसके नतीजे में नेक्रोसिस यानी सेलुलर डेथ हो रही है. जबकि एपोप्टोसिस कैन भी, बल्कि एपोप्टोसिस ज़्यादातर ही आपके पास जो है वो फिजियोलॉजिकल होती है. ठीक है, सो ये इनके अंदर डिफरेंसेस हैं. अब हम आ जाते हैं नेक्रोसिस के फर्दर टाइप्स के ऊपर, फिर हम आ जाएंगे एपोप्टोसिस के ऊपर. ठीक है, सो नेक्रोसिस की अगर हम ग्रॉस पैटर्न्स की बात करें, यानी कि कौन कौन सी टाइप्स हैं नेक्रोसिस की, वो कहाँ कहाँ पे होती हैं और उनके क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं. ओके, तो एपोप्टोसिस नेक्रोसिस की हम टाइप्स करें. ठीक है, नेक्रोसिस की हमारे पास आगे से 6 टाइप्स हैं या 6 उसके ग्रॉस पैटर्न्स हैं. नंबर 1 वी हैव द कोगुलेटिव नेक्रोसिस. ठीक है, एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है इसमें ये होता है कि आपका जो नेक्रोटिक टिश्यू है वो बिल्कुल फर्म होता है. सेल शेप और ऑर्गन स्ट्रक्चर आपके चेंज नहीं होते, लेकिन सिर्फ न्यूक्लियस इसमें डिसअपीयर होता है. ठीक है, इसको कोगुलेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन्स की कोगुलेशन हो जाती है. और इसकी लोकेशन ये है कि आपके पास ये किसी भी रिज़ल्ट मतलब कोई भी इस्कीमिया कहीं का भी हो सकता है, लेकिन ब्रेन में नॉर्मली ये वाली नेक्रोसिस नहीं होती. ठीक है, और इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या है कि आप कोगुलेटिव नेक्रोसिस को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये है कि इसमें जो इन्फेक्टेड एरिया होगा वो येलो वेज शेप होगा. ठीक है, इन्फेक्टेड है इसलिए वो येलो है, और वो वेज शेप येलो अगर आपको पोर्शन नज़र आ जाएगा तो दिस मीन्स कि ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस की बात की जा रही है. ठीक है, और रेड इन्फेक्शन तब होगी जब जो आपके पास इन्फेक्टेड एरिया था जिसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही थी, सेलुलर डेथ शुरू हो गई थी वहाँ पर, उसमें दोबारा ब्लड री एंटर करेगा तो उसके नतीजे में रेड इन्फेक्शन होगी. तो अगर मैं आपको इसकी फ़िगर दिखाऊं तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस विल बी समवट लाइक दिस. ठीक है, इसमें येलो ये वाली फिगर आपके पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस की है. ठीक है, इसमें येलो इन्फेक्टेड एरिया प्रोमिनेंट आपको नज़र आ रहा है. और एक ये किडनी में आपको दिखाई हुई है कि अगर किडनी में कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी तो वो बेसिकली इस तरह से होगी कि जहाँ जहाँ आपको प्रोमिनेंट मार्जिन्स नज़र आ रहे हैं वो बेसिकली नेक्रोटिक सेल्स हैं. ठीक है, इन्फेक्टेड सेल्स हैं जहाँ जहाँ ये प्रोमिनेंट मार्जिन्स आपको नज़र आ रहे हैं, जबकि बाकी सारा जो पोर्शन है वो अनइन्फेक्टेड है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस है, दैट इज़ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस. ओके, सो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस जो है इसमें ये लिक्विफैक्टिव इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि जो भी आपका नेक्रोटिक टिश्यू है जिसकी डेथ हो रही है उसमें लिक्विफैक्शन शुरू हो जाएगी. लिक्विफैक्शन क्यों है, क्योंकि आपके पास सेल्स की लाइसिस शुरू हो रही है, प्रोटीन रिलीज़ हो रहा है. ठीक है, इसकी वजह से लिक्विफैक्शन होगी. और इसमें
3 किस्म के आपके पास फ़ीचर्स आ सकते हैं। ब्रेन इन्फेक्शन भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर ब्रेन में प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आपके फॉर एग्जांपल माइक्रोग्लाइल सेल से अगर रिलीज़ होते हैं तो वो ब्रेन की लिक्विफेक्शन कराएंगे। एक टर्म है एब्सेस। एब्सेस का ये मतलब है कि अगर न्यूट्रोफिल्स से रिलीज़ हो रहे हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, तो उसको हम एब्सेस का नाम देंगे। और अगर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आपके पैंक्रियाज से रिलीज़ हो रहे हैं और वो पैंक्रियाज के पैरेन्काइमा वाले पोर्शन को अफेक्ट कर रहे हैं तो दैट विल बी टर्म्ड एज पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। तो ये आपका बस इतना याद रखने के लिक्विफेक्शन हो रही है एंड ड्यू टू प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हो रही है वो, क्योंकि वो लाइसिस करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास 3 किस्म के मैंने आपको बताए हैं, ब्रेन इन्फेक्शन है, एब्सेस है और पैंक्रियाटाइटिस है, ठीक है। इन्फेक्शन, एब्सेस या फिर पैंक्रियाटाइटिस, इसके अंदर तीनों हो सकती हैं। ब्रेन इन्फेक्शन में जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है माइक्रोग्लाइल सेल रिलीज़ करेंगे, एब्सेस के अंदर न्यूट्रोफिल्स और पैंक्रियाटाइटिस में पैंक्रियाज में रिलीज़ होंगे। अच्छा, इसकी अगर हम फिगर देखें आपकी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये वाली फिगर है, ठीक है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की। इसमें आपको टिश्यू की डिसोल्यूशन नज़र आ रही है, ठीक है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज़ हुए हुए, एंजाइमेटिक लाइसिस हो रही है और ये सारी लिक्विफेक्शन हमें नज़र आ रही है, प्रोटीन सिक्रीशंस वगैरह, ठीक। नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज़ गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीनस जो है वो आपको नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ गैंग्रीन इसमें बेसिकली बन रहा है, ठीक है। वो वेट गैंग्रीन भी हो सकता है, वो ड्राई भी हो सकता है। सो इसमें आपके पास जो है वो गैंग्रीनस नेक्रोसिस थर्ड टाइप है। ओके, सो इसमें होता ये है कि आपके पास जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुई थी, ठीक है, जो हमने फ़र्स्ट टाइप पढ़ी है, उसमें ये होता है कि वो अगर मम्मीफाइड टिश्यू से रिजेंबल करता है, बिल्कुल वो ड्राई गैंग्रीन की फॉर्म में होता है। और ये बेसिकली होता कहाँ है आपके, ये 2 लोअर लिम्ब में या फिर जीआईटी ट्रैक, 2 इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। लोअर लिम्ब में हो सकता है या फिर जीआईटी ट्रैक में होगा। कोगुलेटिव नेक्रोसिस वाले फीचर्स ही इसके अंदर, ठीक है, लेकिन इसमें गैंग्रीनस अपीयरेंस आएगी टिश्यू की क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई हो चुका होगा। और अगर ये डेड टिश्यू का इन्फेक्शन कॉन्टीन्यूस है, परसिस्टेंट है, तो आपका ड्राई गैंग्रीन वेट गैंग्रीन के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल में डायबिटिक फुट आ जाती है। इसकी अगर मैं आपको फिगर दिखाऊँ तो गैंग्रीनस नेक्रोसिस विल बी समवट लाइक दिस, ठीक है। ये ड्राई गैंग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये गैंग्रीनस नेक्रोसिस है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट वी हैव द केशियस नेक्रोसिस। ओके, केशियस नेक्रोसिस जो है ये आपका सॉफ्ट, ठीक है, और फ्रीएबल नेक्रोटिक टिश्यू होगा। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है यानी डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो बाकी सबसे इसको अलग कर रहा है वो है कॉटेज चीज़ लाइक अपीयरेंस, ठीक है। इसमें बिल्कुल चीज़ लाइक अपीयरेंस आएगी तो आप देखते ही इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दिस इज़ केशियस नेक्रोसिस। और इसके ये फ़ीचर्स हैं कि जो कोगुलेटिव और लिक्विफेक्शन में आपको दोनों फ़ीचर्स बताए हैं वो दोनों कंबाइन करके केशियस नेक्रोसिस का पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से केशियस नेक्रोसिस बनता है। इसके अलावा जो ग्रैन्युलेटस इन्फ्लेमेशन होती है जिसमें ग्रैन्युलोमा बन जाते हैं, ठीक है, वो वाले भी फीचर्स इसके अंदर अपीयर होते हैं। ग्रैन्युलोमा बन जाते हैं ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस या फंगल इन्फेक्शन वगैरह की वजह से। सो केशियस नेक्रोसिस की अगर मैं आपको फिगर दिखाऊँ तो इसमें कॉटेज चीज़ लाइक अपीयरेंस को हमने आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल चीज़ लाइक अपीयरेंस आ रही होगी। दिस विल बी योर केशियस नेक्रोसिस, जिसमें आपकी जो है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी हो रही है, लिक्विफेक्शन भी हो रही है, ग्रैन्युलोमास भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो ये तीनों फीचर जो हैं वो केशियस नेक्रोसिस में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आ जाते हैं नेक्रोसिस की। सो नेक्स्ट टाइप इज़ फैट नेक्रोसिस। ओके, ओके, जो फैट नेक्रोसिस है इसमें आपके पास क्या होता है कि बिल्कुल चॉकी वाइट अपीयरेंस इसके अंदर आती है, ठीक है। डॉट्स की फॉर्म में भी मैं आपको फिगर दिखाऊंगी तो आप आइडेंटिफाई करेंगे, बिल्कुल डॉट्स की फॉर्म में वाइटिश अपीयरेंस पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। होता क्यों है कि किसी भी फैटी टिश्यू में फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट में अगर ट्रॉमा है या फिर आपका जो पैंक्रियाज के अंदर फैट होता है उसकी इन्फ्लेमेशन होगी है उसके नतीजे में हो सकता है, ठीक है। ट्रॉमा में आपके फैटी एसिड्स रिलीज़ होते हैं, पैंक्रेटाइटिस
एपैरेटस में आपका जो लाइपेज है वो ये काम करता है, और अल्टीमेटली इस प्रोसेस को हम सपोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, कि कैल्शियम के साथ वो मिल के फैटी एसिड जब रिएक्ट करते हैं। सो सपोनिफिकेशन जो है वो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में हम दो किस्म की कैल्सिफिकेशन पढ़ेंगे। एक आपके पास है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और एक आपके पास है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है। सो डिस्ट्रॉफिक के अंदर ये होता है कि जो सो फैट नेक्रोसिस मैंने आपको बताया कि इसमें दो किस्म की कैल्सिफिकेशन हो सकती है, डिस्ट्रॉफिक भी हो सकती है और मेटास्टेटिक भी हो सकती है। डिस्ट्रॉफिक के अंदर ये होता है कि नेक्रोटिक टिश्यू नीडस के तौर पे काम करता है, यानी वहाँ पे वो कैल्सिफिकेशन को नहीं होने देता ताकि नॉर्मल सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को मेनटेन किया जा सके, ठीक है। जबकि मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन बिल्कुल इससे ऑपोजिट होता है। उसमें ये होता है कि आपके किसी और सेकेंडरी रीज़न की वजह से, फॉर एग्जाम्पल हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से कैल्शियम का लेवल जब सीरम के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से यहाँ पे कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आपके पास आ जाती है फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस डिस्कस करने से पहले लेट मी शो यू द फिगर ऑफ फैट नेक्रोसिस। सो फैट नेक्रोसिस की आपके पास इस तरह की फिगर होगी, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि फ़ैट के पैचेस वाइट कलर के आपको वाइटिश अपीयरेंस नज़र आ रही है क्योंकि कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है, एंड इट मेनली अकर्स इन ब्रेस्ट एंड पैंक्रियाज। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं फाइब्रॉइड नेक्रोसिस। फाइब्रॉइड नेक्रोसिस जो है ये आसान सा है क्योंकि ये ब्लड वेसल वॉल में डैमेज हो रहा है, नेक्रोटिक डैमेज है, और होता ही है कि जब वेसल वॉल को डैमेज है तो जो भी वेसल वॉल के अंदर चीज़ें, फॉर एग्जांपल फाइब्रिन है, आपकी जो प्रोटीन है वो लीक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपकी वॉल है, वेसल की वॉल है, वो ब्राइट पिंक स्टेनिंग देगी, ठीक है, इजीनोफिलिक स्टेन देगी प्रोटीन्स की वजह से, एसिडोफिलिक स्टेनिंग होगी उसकी। इसके अलावा ये है कि हाइपरटेंशन में या फिर वास्कुलाइटिस में ये दोनों हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये वेसल्स की नेक्रोसिस है। सो इसकी अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस विल लुक लाइक दिस। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस है, ये आपके पास ब्लड वेसल है, इसकी वॉल को अगर आप देखें ये आपको पिंकिश टोन में नज़र आ रही है, जहाँ पे यहाँ पे नेक्रोटिक हुई हुई है ये, ठीक है, क्योंकि वेसल वॉल की प्रोटीन्स, फाइब्रिन वगैरह लीक हो रही थी जिसकी वजह से इजीनोफिलिक एसिडोफिलिक अपीयरेंस आई है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास नेक्रोसिस की सारी टाइप्स। अब हम आ जाते हैं एपोप्टोसिस के ऊपर। सो एपोप्टोसिस एज कम्पेयर टू नेक्रोसिस, यू नो दिस थिंग इज़ अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ एंड इट इज़ नॉट फॉलोड बाय इन्फ्लेमेशन, और ये जो है नॉर्मली आपके पास फिजियोलॉजिकल ही होती है। सो प्रोग्राम सेल डेथ किस तरह होती है, इसमें कैप्सेसिस किस तरह से एक्टिवेट होते हैं वो हम सारा देखेंगे। सो एपोप्टोसिस में क्या है, दिस इज़ एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है, और जेनेटिकली प्रोग्राम सेल डेथ है। इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ एपोप्टोसिस की, तो एपोप्टोसिस के एग्जांपल में आ जाती है एंडोमेट्रियल शेडिंग, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम शेड हो रही है वो है, या एम्ब्रियोजेनेसिस में फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स, ठीक है, एंड टोज़, तो आपकी जो फिंगर्स की सेपरेशन होती है वो होती है वाया एपोप्टोसिस, ठीक है। या फिर आपके पास CD8 टी सेल वाले जो टी सेल है, हमारे हेल्पर टी सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर CD8 रिसेप्टर्स होता है, वो जब किलिंग करते हैं वायरली इन्फेक्टेड सेल्स की, तो ये भी एपोप्टोसिस की टाइप में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें बेसिकली ये कि सेल श्रिंक होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म आपका इजीनोफिलिक होगा, न्यूक्लियस कंडेंस हो जाएगा, न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाएगी, एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनेंगी, एंड एपोप्टोटिक बॉडीज़ को आगे फेगोसाइटोसिस उनकी हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एपोप्टोसिस हमेशा कैप्सेसिस एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, क्योंकि कैप्सेसिस एंजाइम जब आएंगे तो वो प्रोटीएजेस और एंडोन्यूक्लियसेस वगैरह को एक्टिवेट करेंगे। प्रोटीएजेस जो हैं वो सेलुलर प्रोटीन जैसे साइटोस्केलेटन को डिस्ट्रॉय करेंगे, एंडोन्यूक्लियसेस DNA को। तो हमें बेसिकली एपोप्टोसिस में पढ़ना ये है कि आपकी जो कैप्सेसिस हैं वो किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो ये मैं अगर आपको बताती हूँ कि ये कौन कौन से वेज़ हैं जिससे हमारे कैप्सेसिस एक्टिवेट हो सकते हैं। सो इनके एक्टिवेशन के दो तरीके होते हैं, ठीक है। वन वे इज़ इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, और दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो है एक्सट्रिंसिक रिसेप्टर लाइगेंड पाथवे।
ओके, प्रोसेस में कैप्सिसेस को एक्टिवेट करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी है, एक एक्सट्रिंसिक जो है वो रिसेप्टर लाइगेंड पाथवे होता है हमारे पास, ठीक है। देन देयर इज़ साइटोटॉक्सिक CD8 टी सेल मीडिएटेड पाथवे। ठीक, इन तीनों पाथवेज़ का मैं आपको बताती हूँ, और इन तीनों पाथवेज़ के रिज़ल्ट में होगा क्या। इन तीनों पाथवेज़ के रिज़ल्ट में आपके बनेंगे कैप्सेजेस, ठीक है। और कैप्सेजेस आगे से जाके एक्टिवेट करेंगे कैस्पेजेस आगे जाके एक्टिवेट करेंगे आपके न्यूक्लियसेस को एंड प्रोटीएजेस को, ठीक है। प्रोटीएजेस जो है वो प्रोटीन्स की डिस्ट्रक्शन सेल के अंदर कर देंगे, न्यूक्लियसेस जो है वो डीएनए वगैरह की, एंड अल्टीमेटली सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। सो ये पूरा मेथड है, लेकिन आपके पास जो अलग अलग हैं इनको मैं बता देती हूँ ब्रीफली। इंट्रिंसिक फिर मैं फिगर भी दिखाऊंगी आपको। जो इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है उसमें हमारे पास ये होता है कि किसी भी रिजल्ट, फॉर एग्जांपल सेलुलर इंजरी है, डीएनए डैमेज है, या हार्मोनल स्टिमुलेशन कम हो रही है, तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से एक प्रोटीन है BC12, ठीक है। तो जब ये सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताया, सेलुलर इंजरी वगैरह हो रही है, तो ये जो प्रोटीन है इसकी इनएक्टिवेशन हो जाती है। जब इसकी इनएक्टिवेशन हो जाती है उसकी वजह से एक मैसेज जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही एक प्रोटीन है साइटोक्रोम C, ठीक है। वो साइटोक्रोम C लीक कर जाती है आपकी मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में से निकल के वो साइटोप्लाज्म में आ जाती है। जब ये आ जाती है तो कैप्सेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर BC12 एक्टिवेट हुई भी होती है ताकि वो साइटोक्रोम C को लीक ना कर पाए, ठीक है, और नॉर्मल सेल जो है वो सर्वाइव कर सके। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो रिसेप्टर लाइगेंड पाथवे, उसमें ये होता है कि FAS लाइगेंड होता है, ठीक है। वो बाइंड करता है अपने रिसेप्टर के ऊपर, अपने टारगेट सेल के ऊपर, और वो एक्टिवेट कर देगा कैस्पेजेस को। या आपका ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, वो TNF अपने जहाँ पे भी टारगेट सेल उसका है उसके ऊपर रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और कैस्पेजेस को एक्टिवेट करेगा। फिर आपका साइटोटॉक्सिक CD8 जो T सेल रिसेप्टर पाथवे है, उसमें ये होता है कि जो CD8 टी सेल है ना, परफोरिन से क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो भी टारगेट सेल है उसमें पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तब भी आपके कैस्पेजेस एक्टिवेट होते हैं, ग्रेंजाइम्स रिलीज़ हो सकते हैं, ठीक है। इन सब के रिजल्ट में कैस्पेजेस एक्टिवेट होंगे, एंड अल्टीमेटली फिर आपके प्रोटीजेस और एंडोन्यूक्लियसेस वगैरह भी एक्टिवेट होंगे, अपोप्टोटिक बॉडीज़ बनेंगी जिनको फैगोसाइटोस कर लिया जाएगा। सो इसके फिगर मैं अगर आपको दिखाऊँ रॉबिन से, सो ये फिगर आपने इधर से समझनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपके पास क्या हो रहा है, मैंने बताया कि कैस्पेजेस दो आपके पाथवे से बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे से एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे है, ठीक है, जिसमें रिसेप्टर लाइगेंड वाला बताया। माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रिंसिक पाथवे से भी बन रही हैं, ठीक है। यहाँ पे BC12 फैमिली आपको बताया, BC12 वाली फैमिली सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलर इंजरी को, जो इन सब के नतीजे में हो सकती है। सबसे पहले BC12 फैमिली सेंसर्स थे, उन्होंने इसको डिटेक्ट कर लिया। जब सेंसर्स ने डिटेक्ट किया तो जिसके रिजल्ट में BC12 इनएक्टिवेट होगी, वो इनएक्टिवेट हो गई तो साइटोक्रोम C को उसने लीक करवाया। साइटोक्रोम C जब लीक हुई तो उसने जाके आपकी कैस्पेजेस को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था कि आपके पास जो एक्सट्रिंसिक पाथवे था, डेथ रिसेप्टर इसको हम कहते हैं पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसमें जो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर था या FAS लाइगेंड वाले थे, उन्होंने एक्टिवेट किया था कैस्पेजेस को। और इन दोनों ही मेथड्स के बाद क्या होगा, कैस्पेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो जाके एंडोन्यूक्लियसेस को एक्टिवेट करेंगे जो कि न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन कराएंगे, ठीक है, नॉट DNA, सॉरी। और ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन कौन कराएंगे, जो प्रोटीजेस एंजाइम एक्टिवेट हुए होंगे विद द हेल्प ऑफ कैस्पेजेस। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर जब न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन होगी, साइटोस्केलेटन टूट गया, सेल की तोड़ फोड़ होगी, तो आपके पास यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स बनेंगे, ठीक है। ये ब्लेब्स आगे से बना देंगे एपोप्टोटिक बॉडीज़। एपोप्टोटिक बॉडीज़ के ऊपर लाइगेंड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और इन लाइगेंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे फैगोसाइटिक सेल यानी कि मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस इनको आइडेंटिफाई करेंगे तो अल्टीमेटली वो इन सेल्स को इनगल्फ कर लेंगे और इनकी प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगी, ठीक। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में आपको प्रोटीन्स बताई थी, वो बेसिकली किस तरह एक्ट करती हैं कि कब एपोप्टोसिस होगी, कब सेल सर्वाइव करेगा। ये वायबल सेल है यानी ये सर्वाइव करने के काबिल है,
ठीक है, कोई भी सर्वाइवल सिग्नल आया जैसे कि ग्रोथ फैक्टर है वो इसके ऊपर आकर अटैच हुआ, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि आपके पास मैंने बताया था कि BC12 की इनएक्टिवेशन जब होती है तब साइटोक्रोम C रिलीज़ होता है, वो इस केस में होगा। यहाँ पे इसकी इनएक्टिवेशन नहीं हो रही, साइटोक्रोम C भी लीक नहीं हो रहा और अल्टीमेटली सेल सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर कोई आपके सर्वाइवल सिग्नल्स नहीं हैं और जो है वो सेलुलर इंजरी का एक्सपोजर है, तो उसके रिज़ल्ट में DNA डैमेज है, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, सेंसर्स एक्टिवेट होंगे, कैस्पेसिस एक्टिवेट होंगे और BC12 की इनएक्टिवेशन के बाद साइटोक्रोम C की लीकेज शुरू हो जाएगी और जब वो लीक होगा साइटोप्लाज्म में आपके कैस्पेसिस फिर एक्टिवेट होंगे और अल्टीमेटली अपोप्टोसिस हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेलुलर डेथ। थैंक यू सो मच।